सेरम टाउन में जनता दल सेक्युलर की जानिब से पैदल दौरे का एक प्रोग्राम बलराज अशोक गुत्तेदार सेरम तालुका के एमएलए उम्मीदवार की क़ियादत में रखा गया था, जिसमें जनता दल सेक्युलर के दीगर लीडरान, जिनमें पार्टी के माइनॉरिटी सदर अब्दुल हमीद के अलावा दीगर लीडरान मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद टाउन के मुख्तलिफ मुकामात के घर घर और दुकानों पर पहुंचकर उनके हालात से वाकिफियत हासिल करने और उनके मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दामात करना इस प्रोग्राम में शामिल है। हाईटेक टीवी चैनल के कर्नाटका ब्यूरो चीफ मुबीन खान से बलराज अशोक गुत्तेदार ने मुलाकात करते हुए खुसूसी इंटरव्यू दिया। आइए सुनते हैं ज़िमन में आपका क्या कहना है। नाज़रीन आदाब, जैसे कि आप तमाम लोगों के बात मालूम है कि सेडम तालुक़े के अंदर सेडम की सियासत के अंदर हलचल पैदा करने वाले या फिर सेडम की क़ियादत के अंदर एक नौजवान उभरते हुए कायद जनता दल सेकुलर से जनाब बलराज अशोक गुत्तेदार साहब, जो अभी इस पूरे सेडम तालुक़े हो या गुलबर्गे के अंदर हो, वो तारुफ के मोहताज नहीं है। हर आदमी, हर शख्स, हर बच्चा, हर नौजवान उनको उनके काम के ज़रिए पहचानता है और जानता है। चाहे वो कोरोना के दौरान गरीबों की मदद करना हो या फिर एम्बुलेंस की सरबराही हो या संगावी, मलखेड़ और दीगर ताल्लुका गाँव में और खुसूसन गढ़ीकेश्वर के अंदर जहां भूकंप आई थी, वहां पर उन लोगों की मदद करने का मामला हो, हर मामले में जनाब बलराज अशोक गुत्तेदार साहब अपना खुद ज़ाती तौर पर उनकी इमदाद किए हैं। किसी भले वो पार्टी के ज़िम्मेदार की हैसियत से हैं, क्या बोलते हैं, एमएलए के कैंडिडेट है, इसके बावजूद वो अपने खुद ज़ाती ख़र्च के ज़रिए लोगों की मदद किए हैं। अभी सेडम तालुक़े के टाउन के अंदर वो फिर कर घूम कर लोगों की समस्या के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है हुकूमत की तरफ से या उनके खुद ज़ाती तौर पर। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सेडम तालुक़े के चहीते, मैं कहता हूं चहीते लीडर जनाब बलराज अशोक गुत्तेदार साहब से। आइए जानने की कोशिश। देखिए, ऐसा है, जब हम पूरा सेडम तालुका के लोगों के पास और दिलों के अंदर क्या है और उनका तकलीफ़ें क्या है, ये समझने का एक बहुत एक उद्देश्य समझता हूँ। और वही हम लोग नहीं समझे बोले तो हमको कुछ आगे क्या, उनको कैसे मदद कर सकते हम, उस एक कारण के लिए मैं घर घर को बलराज जाना ज़रूरी है और घर घर का समस्या सुनना बहुत ज़रूरी है। और घर में क्या तकलीफ़ है, किसी को राशन कार्ड है कि नहीं, किसी को वोटर कार्ड है कि नहीं, या किसी को हेल्थ कार्ड है कि नहीं, लेबर कार्ड है कि नहीं, बहुत सारा समस्या ऐसा है जो खुल के क्यों बोले तो लिटरेसी ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत लोग नहीं पढ़े वाले बहुत ज़्यादा है, खेती बाड़ी करने वाले बहुत ज़्यादा है, समझ उतनी नहीं है। तो उनका एक जस्ट एक कितना हो सकता है, मैं कभी भी बोलते आ रहा हूँ, मेरे हिसाब से एक छोटा सेवा समझकर वो करने का एक उम्मीद से मैं सेडम क्षेत्र का एक उम्मीदवार कैंडिडेट होना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग अगर लोगों का काम आए तो ही कुछ हो सकता है। ऐसा हो रहा था कि बहुत 2 लाख के ऊपर जनसंख्या है सेडम मत क्षेत्र का टोटल। तो हर जन को अगर मैं जाके हर घर घर को और उनके बारे में क्या तकलीफ़ में है और सेडम की जनता कौन सा एक परिस्थिति में झेल रहे हैं, ये चीज़ अगर जानना ज़रूरी है। समझने के लिए मैं समझ गया कि हर घर को अगर मैं पदयात्रा करूँगा तो मुझे उससे कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा या हर चीज़ सुनने को मिलता है और उनका मैं कुछ काम आ सकता हूँ करके। या अभी तो कुछ इलेक्शन नहीं है, ना मैं वोट मांग रहा हूँ, ना ही कौन सा भी मैं इलेक्शन के लिए वोटों के लिए जा रहा हूँ या मुझे वोट दो बोल के भी नहीं जा रहा हूँ। हमारा अभी एमएलए इलेक्शन भी अभी करीब 2 साल के करीब है, फिर भी मैं समझ गया कि अभी समय है, एक 2-3 महीना मुझे लग सकता है, लेकिन मैं हर गांव को हर गली में जब जाऊंगा सब लोगों का दर्द महसूस करूंगा और क्या तकलीफ़ है और मैं क्या कर सकता हूं, वो एक समझने के बावजूद मैं कुछ प्लानिंग से मेरा एक कार्यक्रम डालकर लोगों का भला के लिए। आजकल आप देख रहे हो ऑफिसर से कई ऑफिसर्स लोग नेग्लिजेंस से बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, वो चीज़ हम उनको पीछे गिर कर उनको लोगों को मदद दिला के एक उनका एक हमदर्द बनना चाहता हूं और उनके लिए हम बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला मकसद भी वही है, गिर कर उनको लोगों को मदद दिला के एक उनका एक हमदर्द बनना चाहता हूं और उनके लिए हम बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला मकसद भी वही है और अभी भी मैं कभी भी बोलता हूं
लोगों का काम करना ही हमारा मकसद है। इसी के ज़रान मैं अभी राजनीति में आया हूँ। सर जैसे कि आप कल से या एक दिन पहले से आप पद यात्रा करते निकल रहे हैं, तो लोगों के दरमियान अब जब पहुंचे हैं तो लोगों की शिकायतें ज़्यादातर आपको क्या सुनने में आ रही है? जैसे कि बार बार ये शिकायतें सुनने में आती है कि भाई जो मौजूदा शासक है या जो मौजूदा रुकन असम्बली हैं उनकी तरफ से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, या सरकारी ऑफिसर्स के अंदर बहुत सारे क्या है लापरवाही बरती जा रही है। तो इस सिलसिले में आपके पास भी कोई बात ऐसी आई थी? बहुत सारे मुद्दे आए हैं और बातें भी आई। आप बहुत सही बोले। आप बहुत सारे नाखुश भी लोगों जताए कि हम लोग इनको भी, अभी जो शासक साहब है उनको भी हम लोग कई बार, जैसे कि आप, मैं मार्केट में हूँ अभी, आपको आप जो देख रहे हो आप यहाँ, मैं मार्केट हर दुकानदारों को भी मैं डोर टू डोर डिलीवरी उनके साथ उनके पास जा रहा हूँ, उनको पूछने के लिए क्या तकलीफ़ है। उन्होंने बोल रहे हम इतना साल हो गए हम मांगते आ रहे, हमको एक अच्छा शौचालय नहीं है, वो एक शौचालय भी हमको करते हैं। हम इतना व्यापारी लोग हैं, हम लोग जाना बोले तो कहाँ जाना, या तो हमारे घर को जाना, वो घर को जाते समय हम दुकान बंद करके जाना पड़ता है, बहुत सारा हमको बिजनेस नुकसान होता है। एक अच्छा शौचालय नहीं है बोलकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्हें हो दुकानदार वाले बोले। ऐसे कई एरिया में हम लोग जब भी गए, कचरा उठाने वाले म्यूनसिपाल की तरफ कंप्लेंट्स है, कचरा नहीं उठा रहे, नल सही नहीं जगा रहे, और वो गंदगी कहाँ है वहाँ पर वो केमिकल्स नहीं मार रहे, बहुत सारा मच्छर हो रहा है, और जहाँ जहाँ गंदा कर रहे हैं वहाँ पर स्वीपर्स लोग आकर करेक्ट क्लीन नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं और लोग भी परेशान हैं। हम जाए भी किसके साथ? अभी मैं जाने के मुझे वही पूछ रहे, आप लोग आते हो, सुनते हो, जाते हो, लेकिन करते कोई नहीं है बोल के। ये एक बड़ा दुख वाला बात है राजनीति वालों को। तो मैं एक ऐसा लीडर कभी नहीं बनना चाहूँगा कि ऐसे जन हमारे बारे में भूले। ये चीज़ बहुत दुख वाला मुझे लगा। अब यही चीज़ मैं जानने के लिए मैं हर घर घर को पद यात्रा कर रहा हूँ। इसी कारण लोगों का दिल में और दिमाग में क्या है और भर रहा है, वो तालुका सेडम है। सेडम का जीएसटी का जो अमाउंट सरकार को जमा हो रहा है, उसका केवल 5% यदि हम लोग निकाल के सेडम का डेवलपमेंट अगर निकाल दिया जाता तो सेडम सिंगापुर बन जाता है। ये बात में कोई शक नहीं है। उतना 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ एक एक फैक्ट्री देता है, जो हम लोग, मैं वित्त ये संख्या के साथ बोल सकता हूँ, इतना जीएसटी कलेक्शन हो रहा है सेडम के कारखाने के ऊपर। लेकिन कारखाने के वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान भी है। यहाँ पर रिपोर्ट देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा लंग डिसीज जो है वो सेडम तालुका से चेकिए, टीबी के मरीज और टीबी रहते, लंग रहते, हार्ट अटैक्स रहते। आप किसी में भी डीएचओ का रिपोर्ट ले लीजिए, आपको खुद पता चलेगा ये एरिया से ज़्यादा है। ये क्यों हो रहा है बोले तो ये पोल्यूशन के वास्ते, डस्ट है, सीमेंट कारखाना है तो डस्ट है। मैं इसलिए दालमिया कारखाना फंक्शन में बोला हूँ, अगर आपको कारखाना चाहते हैं बोले तो सेडम सिटी को शिफ्ट कर दो। कोर्ट से ऑर्डर हो गया, हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया, फिर उसको स्टे ले रहे, वो कर रहे बोलकर अभी तक जो है वो ट्रैक, जो अभी बात करें आप रेलवे ट्रैक, कितना बड़ा दिक्कत है सब लोगों के लिए। ट्रैक एक चीज़ हो गया, वो चीज़ तो हटाना ही चाहिए। आगे दिन में शायद मैं समझता हूँ कि हट जाएगा, लेकिन पता नहीं कब हटेगा। इसके बारे में तो सरकार एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग मजबूर होकर धरना बैठना पड़ता है इसके लिए, बोल के लग रहा है मुझे। और एक आखिरी बात ये है कि सेडम तालुके के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या पार्किंग के सिलसिले में, बस स्टैंड के पास कोई पार्किंग नहीं है। जैसे कोई आदमी बस स्टैंड के सामने हो या बस स्टैंड के आसपास हो, अगर गाड़ी लगाना चाहते हो तो पुलिसों की तरफ से उसको हर्जाना देना पड़ता है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई म्यूनसिपाल्टी से या पीडब्ल्यूडी से या यहाँ की लोकल बॉडी से कि भाई वहाँ पर कोई एक ये निकले, क्योंकि पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है सेडम के अंदर, पूरे सेडम के अंदर। जैसे आप बोले सर, इसी सिलसिले में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर ट्रैक अगर हट गया, वो तो बस स्टैंड के सामने उनका लैंड है जो वास्तु होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पता नहीं, वही थोड़ा अगर कंपाउंड पीछे हट गए तो दुनिया का पार्किंग मिल जाता है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और वो लाइन पे बहुत सारा सरकार ज़मीनें हैं, पहले जैसे आईबी हो गए, वो अस्पताल बने, उसको हटा के पार्किंग कर सकते, क्योंकि आप आबादी तो बढ़ने वाला। मैं पहले भी बोला हूँ और ये कार्यक्रम में बोला हूँ, इतना जब तुमको जीएसटी के मुखांतर या इनकम टैक्स के मुखांतर इतना पैसे जब ये तालुका दे रहा है, तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इधर डेवलपमेंट करने में क्या दिक्कत है। और हमारे लीडर्स लोग के वो भी जो पहले भी मंत्री थे और अभी भी जो एमएलए साहब थे, अभी इसके बारे में क्यों नहीं कदम उठा रहे पता नहीं। अभी तक देखिए आप, दुनिया भर अगर हज़ारों लाख का दिल की बात अंदर खुल से बोल सकते हैं लोग। अगर लोगों के साथ हम जाएंगे तो ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं,
सर उसके अलावा भी जो गरीब तबक़ात के लोग हैं, जो निचले तबके में जो जीने वाले हैं, जैसे झोपड़पट्टी वाले हैं, तो उन लोगों को राशन के सिलसिले में मसाइल पैदा हो रहे हैं। सर बाज़ लोगों के राशन कार्ड बंद हो गए हैं या बाज़ लोगों को राशन ठीक से नहीं मिल रहा है, ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तो इस सिलसिले में आपकी जानिब से या आपकी पार्टी की जानिब से क्या उन लोगों को मदद हो सकती है, ताकि उन लोगों को एक आशा मिले, उन लोगों को एक उम्मीद जगे कि भाई हमारे पास भले कुछ ना हो, हमारे पास बालराज अशोक गुत्तेदार है। आप इसके सिलसिले में क्या? ऐसे तो साहब मैं वो चीज़ क्या बोलूँ, मैं तो अभी कौन सा पावर में नहीं हूँ, लेकिन हाँ आम जनता तो हूँ। आम के जनता के नाते उनका दुख और दर्द समझ रहा हूँ और हमारा पक्ष का पूरा कार्यकर्ता लोग साथ दे रहे। बहुत सारे नौजवान लोग मेरे साथ है, उनको यही चाह रहे कि एक उम्मीद है हमारे ऊपर कि कुछ इन्हों भी कुछ अच्छा कर सकता है। वो एक उम्मीद, एक जवाबदारी है हमें। बहुत सारा आप सही बोले, बहुत सारा राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे लोग 18 ईयर्स हो गए अभी तक वोटर लिस्ट नहीं बने, और बहुत सारे बुजुर्ग है जो पेंशन करेक्ट टाइम पे नहीं आ रहा है, और बहुत लोग विधवा लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को घर नहीं है। यहाँ कर म्यूनसिपल का एक कंप्लेंट भी है कि घर देने के वादा करे थे, सब हो गए, अभी तक पैसे भी उन्होंने डिपॉजिट दे चुके हैं, अभी तक जो पैसे हैं वो वापस नहीं लिए जाए। ये सारा चीज़ मैंने जब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तब मुझे ये सारा चीज़ पता चल रहा है। इससे एक सीख मिल रहा है बल्कि मैं बोल सकता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस सीख से। और इससे हम आगे का हमारा कुछ भी राजनीति होंदे या मदद करने का तरीका होंदे, उनके हिसाब से हम एक तैयारी करके उनको मदद करने में कामयाब शायद हो सकते हैं बल्कि मैं समझता हूँ। सर वो सरकारी दवाखानों के सिलसिले में जैसे कि इलाज सही नहीं हो रहा है, तो उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? पहली बात तो यह है कि सरकारी दवाखाना जो है सेडम से बहुत पुराना हो चुका है, और वहाँ कर बहुत बेड्स में कई कोरोना के टाइम में भी मैं काफ़ी बार हॉस्पिटल जा चुका हूँ, और कोरोना मरीज़ के साथ मैं ICU में भी तक जा चुका हूँ। आप सब लोग इसके बारे में जानते हो। तभी भी मैं बोला हूँ खाली 60 बेड का कोरोना पेशेंट कैपेसिटी था। मैं समझता हूँ आज इतना बड़ा कारखाना है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट है, कहीं से बाहर से लोग भी आकर सेडम में रह रहे हैं, लेकिन अस्पताल सरकारी देखे जाए तो बहुत छोटी पड़ रहा है। उसको बड़ा और हाईटेक होना चाहिए, और इक्विपमेंट्स ज़्यादा होना चाहिए, और डॉक्टर्स लोग जो है थोड़ा लक्ष्य ज़्यादा देना चाहिए, हाई एंड डॉक्टर्स आना चाहिए। इसीलिए तो बहुत देखो आप यहाँ पर जितना भी प्राइवेट अस्पताल है कितना रश और भीड़ है। क्यों? सरकार अगर वही चीज़ सरकारी आस्पत्रि अगर क्लीन और टाइम और टाइडी और सिस्टमेटिक डॉक्टर्स रहे तो वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ करेक्ट रहेगा। उनका एक सर्विस में नाकामी भी है या कुछ पता नहीं, इसी का सब चीज़ करेक्ट रहेगा। उनका एक सर्विस में नाकामी भी है या कुछ पता नहीं, इसी कारण बहुत सारे लोग कलबुर्गी जा रहे, यहाँ पर जो हैदराबाद जाते, ये एक बहुत बड़ा नाकामी बोल के मैं बोल सकता हूँ सरकारी अस्पताल। सर एक आखिरी बात आपका टाइम नहीं लूँगा। जैसे कि आपको मालूम है कि सेडम के अंदर रेलवे ट्रैक पर बिछी हुई वास्तु है, ये बारहा सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम स्कूल के बच्चों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। जैसे ट्रेन यहाँ से मालगाड़ी गुजरती है तो पूरा सेडम बंद हो जाता है, जैसे वेंकटेश नगर है, KB कॉलोनी है, फिर ये जो मेन रोड है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? बार इसके ताल्लुक से एहतजाज हुआ, बार इसके ताल्लुक से मेमोरेंडम दिया गया, तो उसके बावजूद भी ये हो रहा है, तो आप फैक्ट्री वालों के ताल्लुक से क्या कहेंगे, क्योंकि ये पब्लिक की समस्या है? सर मैं एक दालमिया का कार्यक्रम था जहाँ DC साहब ने हमको बुलाए थे, DC मैडम ने, हम लोग गए थे। मैं तभी भी बोला हूँ इस चीज़ के बारे में। पहली बार मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर कौन सा भी तालुका में अगर ज़्यादा रिंग रोड क्यों नहीं बना, यही अगर रिंग रोड बनता है, 4 ऑफिस अभी हम लोग जो आपके रोड पे है, कितना सारा पूरा ऑफिस एक जगह है, एक अगर रिंग रोड पे एक कॉर्नर में एक ऑफिस बनते, वो ऑटोमेटिकली वो एरिया भी डेवलप होता है और लोग भी थोड़ा खुल के स्प्रेड हो जाते हैं, और खुली सांस लेने का एक पैगाम हो जाता है। इसी कारण जो है ये हर चीज़ मुद्दा बहुत सेंसिटिव के हिसाब से मैं जब पदयात्रा के मूल्य की जा रहा हूँ, ये हर चीज़ जो अभी आप जो पूछे सवाल, ये पूरा सवाल लोगों का है। यही सवाल सुनने के लिए मैं यही चीज पब्लिक का सवाल सुनने के लिए मैं पदयात्रा कर रहा हूँ सर जी, और देखेंगे आने वाला दिन कैसा ऊपर वाला इसको मुझे सब ताकत देगा कि हल एक करके सॉल्व करने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जनाब बालराज अशोक गुत्तेदार साहब, जो खुलकर, और हमेशा से जब भी मैं इनके से इंटरव्यू लिया हूँ, 2-3 मरतबा, ये तीसरा इंटरव्यू है। बालराज अशोक गुत्तेदार साहब हमेशा पब्लिक के मुद्दे को लेकर खुलकर बात करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो, क्योंकि पब्लिक के दरमियान वो रहते हैं और पब्लिक से वो लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। आज हमारे पास ये बातें की, खुसूसन पार्किंग के मसला हो या दीगर मसले हो, हम बहुत बहुत जनाब बालराज अशोक गुत्तेदार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं सर।